मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वांडाविजन शो में दिखे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बाकी मूवीज के साथ कनेक्शंस के बारे में। ना सिर्फ एक्चुअल रेफरेंसेस बल्कि कुछ डिलीटेड सीन्स को भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि अवेंजर्स एंड गेम में होने वाले थे बट लेटर ऑन उन्हें कैंसिल कर दिया गया और ऐसा क्यों किया गया था वो भी बताऊंगा। और साथ ही आगे आने वाली मूवीज यानी कि फैंटास्टिक फोर मूवी के ईस्टर एग्स के बारे में भी यहाँ हम बात करेंगे जो कि हमें देखने को मिले इस शो के अंदर। सो दिस इज रियली गोना बी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यार एमसीयू की यही चीज तो फैंस को हमेशा सरप्राइज करती है कि इतनी सारी मूवीज का कंपाइलेशन होने के बावजूद ये सब इतना शानदार तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है और वांडाविजन शो भी फिर इस चीज में कैसे पीछे रह सकता था। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस चीज और वो है ब्लिप यानी कि हल्क की हुई स्नैप, जिससे सभी लोग वापस आ गए थे जो कि थैनोस की स्नैप से डिसइंटीग्रेट हुए थे। अवेंजर्स एंड गेम के वक्त तक तो हमें लग ही रहा था कि इसके काफी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि मान लो अगर कोई प्लेन में बैठा है और वो डिसइंटीग्रेट हुआ हो तो वो 5 साल बाद वापस आया होगा, तब वो तो हवा में ही होगा ना। वेल इसके बारे में सबके क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में मैं आंसर दे चुका हूँ, आप इसे देख लेना अगर इस बात का जवाब चाहते हैं तो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट हाँ, ऐसे सवालों के जवाब तो आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेंगे कि अगर कोई 5 साल पहले टॉयलेट में बैठा हुआ था और वो डिसइंटीग्रेट हुआ हो और अब जब वो वापस आया हो तो उस सीट के ऊपर कोई और बैठा हो। ऐसे सवाल पूछना भी मत, ओके। वेल ब्लिप की इंटेंसिटी को लेके सवाल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ ही लोगों ने पूछने बंद कर दिए थे, क्योंकि वहां पर ब्लिप को काफी लाइटली लेकर मूवी की पेस को अपने हिसाब से चलने दिया। बट वांडाविजन शो में ब्लिप की इंटेंसिटी को अच्छे से डिस्कवर करना शुरू कर दिया गया है, जहां हमने देखा कि कैसे मोनिका जैसे लाखों करोड़ों लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और ये चीज वांडाविजन शो को बहुत अच्छे तरीके से बाकी के एमसीयू से कनेक्ट कर रही है एंड वी आर एक्चुअली फीलिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट्स आफ्टर अवेंजर्स एंड गेम। इसके बाद एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखा ये सीन जहाँ मोनिका वापस अपनी फॉर्म में वापस आई हल्क की स्नैप की बदौलत। तो यहाँ जब ये वापस इंटीग्रेट हो रही थी तभी इसके बैकग्राउंड में हमें कैप्टन मार्वल की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन थी मोनिका और कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स के बीच। और ये चीज एक कॉल बैक था कैप्टन मार्वल मूवी के लिए, जहाँ यही लड़की हमें कैरल की फ्रेंड मारिया रैम्बो के बच्ची के तौर पर देखने को मिली थी। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ब्लिप के बाद ये इतनी बड़ी कैसे हो गई, तो लेट मी रिमाइंड यू, कैप्टन मार्वल 90s के टाइम पर बेस्ड थी और ब्लिप हुआ था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जो कि उससे 20-25 साल बाद के इवेंट्स थे। वेल कैप्टन मार्वल मूवी की बात हुई है तो इसी से याद आया मेरे को एक ईस्टर एग, जो कि इसी एपिसोड 4 में आगे चलकर हमें देखने को भी मिला। तो यहाँ जब स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में हमें मारिया रैम्बो की पिक्चर देखने को मिलती है तो आप देख सकते हो कि उसमें उसकी एयरफोर्स के वक्त का टाइटल भी मेंशन किया हुआ है, जो कि है फोटोन। अब फोटोन का एक्सप्लेन करने से पहले इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये कि कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स के नाम में भी उसका टाइटल मेंशन था, जो कि था अवेंजर यानी कि कैरल अवेंजर डैनवर्स। और बेसिकली यहीं से निक फ्यूरी ने अवेंजर्स इनिशिएटिव का नाम भी लिया था, वरना वो अवेंजर्स नहीं बल्कि प्रोटेक्टर इनिशिएटिव होता। एंड नाउ मूविंग बैक टू मारिया फोटोन रैम्बो, ये भी एक ईस्टर एग है मोनिका रैम्बो की सुपर हीरो फॉर्म के लिए, क्योंकि कॉमिक्स में मोनिका रैम्बो की सुपर हीरो फॉर्म का नाम है फोटोन, ऑल्सो कॉल्ड कैप्टन मार्वल। और काफी चांसेस हैं कि ये हमें इस फॉर्म में कैप्टन मार्वल 2 मूवी में देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा कि स्वॉर्ड के प्रेजेंट डायरेक्टर ने मोनिका को कहा था कि तुम अभी के लिए ग्राउंडेड हो और स्पेस मिशंस के लिए नहीं जा सकती, तो शायद ये बस इसलिए किया जा रहा है ताकि मोनिका वांडाविजन के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके और यहाँ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो अपनी सुपर पावर्स वील्ड कर पाए और फाइनली कैप्टन मार्वल 2 में उसे पावर्स मिल ही जाएं, जैसे कि ये सीन। शायद इससे वांडा की पावर्स की वजह से इसके अंदर भी कुछ पावर्स ट्रिगर हो जाएंगी। ये सब ऐसे ही बोल गया मैं, सीरियसली मत लेना, ये सब ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है, बस मेरी फैन थ्योरीज ही हैं और इस चैनल पे रहोगे तो ये सब फैन थ्योरीज बहुत मिलने वाली है, सो गेट यूज्ड टू इट। तो इसी फैन थ्योरी के साथ एक और फैन थ्योरी है जिससे फैंटास्टिक फोर को वांडाविजन शो से कनेक्ट किया जा रहा है, और हाँ ये वाली फैन थ्योरी मेरी नहीं है। तो जब डायरेक्टर हेवर्ड ने कहा था इस सीन में कि हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी गायब हैं ब्लिप के बाद से अभी तक, तो शायद वो एस्ट्रोनॉट्स ही आगे चलकर हमें फैंटास्टिक फोर में दिखे, जो कि अपने स्पेस स्टेशन या स्पेसक्राफ्ट से गायब होने के बाद सोलर स्टॉर्म्स या रेडिएशंस के कांटेक्ट में आकर अपनी पावर्स को वील्ड कर लें। आई नो थ्योरीज ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गई हैं, बट दे रियली डू मेक सेंस। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट देम? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग और फनी सा कॉल बैक जो कि कनेक्टेड है एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी से,
तो एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में अपनी अपीयरेंसेस के टाइम पर जेम्स वू ने जब स्कॉट लैंग को मैजिक ट्रिक करते हुए देखा था, ही वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड, और उसी मूवी में आगे चलकर वो हमें ये कार्ड ट्रिक प्रैक्टिस करता हुआ भी नजर आया था। एंड यू वोंट बिलीव, मार्वल ने इस चीज को वहीं पर नहीं बुलाया, बल्कि वांडा विजन के एपिसोड 4 में जब मोनिका रैम्बो वेस्ट व्यू के बाहर जेम्स वू से मिलने आती है, तब हम देख सकते हैं कि जेम्स वू ये कार्ड वाली ट्रिक करता हुआ हमें नजर आता है। मतलब इससे बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट और क्या ही देखने को मिल सकता है यार। कुल अगर ये ट्रिक ना करता और सिंपली भी जाके मोनिका को हाई बोल देता, तो भी कभी भी कोई फैन ये सवाल नहीं उठाता कि आखिर जेम्स वू ने वो कार्ड ट्रिक सीखी या नहीं। बट स्टिल उन्होंने ऐसा दिखाया और इसी के तो हम लोग फैन है यार। अब इन सब के बाद फाइनली मेरे 2 फेवरेट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहला है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विजन और वांडा की कॉन्वर्सेशन का कॉल बैक। तो यहाँ एपिसोड 3 में जब वांडा ने अपने ट्विंस को जन्म दिया था, उस वक्त उसके और मोनिका के बीच हुई कॉन्वर्सेशन काफी सिमिलर थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हुई वांडा और विजन की कॉन्वर्सेशन की तरह, जैसा कि अभी आप इन इमेजेस में भी देख ही सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि वांडा ने ऐसा शायद सबकॉन्शियसली अपनी गिल्ट को सप्रेस करने के लिए किया होगा, क्योंकि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें मैंने एक लेटेस्ट क्लिप की फुटेज का ब्रेकडाउन किया था, वहाँ बताया था कि कैसे विजन शायद अभी तक भी डेड हो सकता है, तो शायद उसकी डेथ की गिल्ट को दबाने के लिए उसने इन बच्चों को कंसीव किया होगा। और राइटर्स और स्क्रीन प्ले डायरेक्टर्स की भी यहाँ पर काफी तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने कैसे इस कॉन्ट्रास्टिक सिचुएशन पर सेम डायलॉग्स यूज करके इन सीन्स को सिनेमैटिकली एकदम एपिक बना दिया। वेल, ये थ्योरीज बनाते वक्त आई फील लाइक वन ऑफ दोज इंग्लिश टीचर्स जो कि पोएम्स का उल्टा सीधा मतलब निकालते रहते हैं, चाहे वो मीनिंग उस पोएट ने सोचकर लिखा ही ना हो। वेल, चाहे डायलॉग इंटेंशनल थे या नहीं इसका तो नहीं पता, बट द वे आई सी देम आई रियली लव दिस सीन्स। और इन सभी कॉलबैक्स के बाद अब बात कर लेते हैं उस डिलीटेड सीन के बारे में। बेसिकली इट वाज अ कॉन्सेप्ट आर्ट फॉर अवेंजर्स एंड गेम फिनाले, जहां होने वाला ये था कि फाइनल बैटल के बाद वांडा विजन की बॉडी को उठाकर उसमें जान फूंक देती, जिसके बारे में और डिटेल में जाकर मैंने इसी वीडियो में बात भी की थी, तो उसे दोहराने का कोई सेंस नहीं बनता। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहे तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो शायद उस सीन को अवेंजर्स एंड गेम से हटाया इसलिए गया होगा क्योंकि अगर इतना बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ दिया जाता कि वांडा ने पॉसिबली एक इन्फिनिटी स्टोन को रीफॉर्म कर दिया है, तो वहाँ दिखाए एंड गेम के फाइनल कुछ मोमेंट्स वाले इमोशंस ऑडियंस के उतने उभर के नहीं आ पाते। और टोनी और कैप्टन की इतनी लंबी जर्नी का एंड ये भी तो आइकॉनिक ही रखना था, तो इसी वजह से वांडा को यहाँ पर लास्ट सीन में लाइमलाइट नहीं दी गई, और ये सीन जहाँ वो विजन को रिजरेक्ट करती हुई नजर आ रही है वो हटा दिया गया था। वैसे रेफरेंसेस का नाम लिया है तो वो एडवर्टीजमेंट जो इस शो के बीच बीच में हमें देखने को मिलते हैं उसमें भी काफी सारे रेफरेंसेस हैं, बट उनके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के उसी में बात करूंगा। तो विजन के रिजरेक्शन वाले सीन के बारे में और साथ ही और भी कई सारी न्यू फुटेज का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर, और हल्क की स्नैप के बाद जो लोग एयरप्लेन्स में थे उनका क्या हुआ एंड नताशा स्नैप से वापस क्यों नहीं आई, ये जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't